हेलो दोस्तों, चलिए आज रामबाण सीरीज का इन्वायरमेंट का अगला क्लास हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों टॉप क्वालिटी एमसीक्यू डिस्कस किए जाते हैं और ये पीवाईक्यू प्लस मॉडल क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। जो भाई हमारे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल का रीच बढ़ाएं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉसिल फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय टेक्निक कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्शन, हाइपो ड्रिलिंग फ्रैक्शन। पहला तो दोस्तों होगा नहीं, ये एनर्जी की बात हो रही है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और हाइड्रोलिक फ्रैक्शन, ये दोनों टर्म दोस्तों किसी भी चीज़ को जब हाइड्रोलिक मतलब कि किसी भी फ्लूइड पे वन साइड से अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं तो ये एक डिस्प्लेसमेंट आता है यहाँ पे दोस्तों, तो इसका जो अनदर साइड है वो भी सेम अमाउंट में डिस्प्लेस करता है। तो ये हाइड्रोलिक एक्शन होता है जिसे पास्कल्स लॉ भी कहते हैं। तो इसकी मदद से जो फ्रैक्चरिंग की जाती है तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। अगला है दोस्तों हाइड्रोलिक फ्रैक्शन। ये भी एक मिलता जुलता टर्म ही है दोस्तों, ये भी दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा। अगला है हाइपो ड्रिलिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे दोस्तों हाइपो ड्रिलिंग फ्रैक्शन होगा जिससे कि क्रूड ऑयल जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, वो दोस्तों ये जैसे कि अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, इससे बहुत नीचे ये मिलता है दोस्तों, बहुत नीचे बेड जिसे कहते हैं बेड। इसके बीच में बहुत सारे पत्थर होते हैं, पत्थर लिथोस्फेयर में बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो नॉर्मल ड्रिलिंग से हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हाइपो ड्रिलिंग मतलब एक घूमता हुआ लोहा का औजार इस तरह से घूम घूम के जाता है और वो दोस्तों पत्थर को तोड़ते हुए अंदर की तरफ जाता है, जो कि एक सुरंगनुमा आकार बनाता है इस टाइप का, जिससे कि ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होता है। तो हाइपो ड्रिलिंग फ्रैक्शन होगा इसका आंसर दोस्तों। अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय नियरली 10% ऑफ वाटर। तो कितना परसेंट वाटर है दोस्तों अर्थ सरफेस जिससे कवर्ड है? इसका आंसर होगा दोस्तों 70%। 70% वाटर एंड 30% बायोस्फीयर। ये फैक्ट है दोस्तों, फैक्ट्स को याद रखें। 18 हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू। हाइड्रो पावर प्लांट्स जैसे कि इंडिया में है पीएसयू, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये मान लीजिए एक अर्थ सरफेस है, यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है और ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो यहाँ एक रिजर्वायर बनाया जाता है जहाँ पानी को स्टोर कर लिया जाता है और डैम बना के क्या किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल्ड वे में पानी को छोड़ा जाता है। और छोड़ने के समय क्या होता है दोस्तों? यहाँ डायनमो लगा होता है जिसमें पंखे होते हैं इस टाइप के, वो घूमते हैं, जिनके घूमने से डायनमो के अंदर कॉयल घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है दोस्तों, करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब आप बता सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये देखिए वाटर जो फ्लो किया उसने पानी के जो चक्र होता है, ये चक्की जिसे कहते हैं व्हील, वाटर व्हील, इसको दोस्तों इसने घुमाया, ये मैकेनिकल एक्शन है। यहाँ पे 3 क्रियाएं हो रही है, 3 काम हो रहा है दोस्तों, 3 कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ व्हील। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ व्हील है ये फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ डायनमो, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द मेन पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिचार्ज द। किसको रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है दोस्तों? ग्राउंड वाटर टेबल। हमारा जो अर्थ सरफेस है इसके जहाँ पे कहते हैं कि रिवर जो ऊपर फ्लो कर रहा है वो तो रिवर का बेड हुआ, मगर जो ग्राउंड वाटर होता है दोस्तों वो और नीचे होता है। वेल की जितनी डेप्थ होती है उतनी ही डेप्थ पे ग्राउंड वाटर पाया जाता है। तो ये एक इग्नियस रॉक का लेयर होता है दोस्तों यहाँ पे, जिससे वाटर सीप और नीचे नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक टेबल नुमा आकार पैदा लेता है। इसे हम लोग वाटर टेबल कहते हैं दोस्तों, वाटर टेबल कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर टेबल बोला जाता है जिसके ऊपर ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। तो हम जब पानी को कंजर्व करते हैं तो पानी धीरे धीरे रिसते हुए यहाँ तक पहुँचता है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे देखते हैं 20th क्वेश्चन। डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड। वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, ई वेस्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सीवरेज वाटर इज बाय। ए है एयरेशन,
बी है प्री स्क्रीनिंग, सी है डिसइंफेक्शन, डी है स्लज रिमूवल। दोस्तों मैं थोड़ा ये चारों ऑप्शन को डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आखिर प्रोसेस क्या होता है। जो सीवरेज का वाटर होता है दोस्तों, उसमें एरेशन का मतलब है कि जो भी वाटर है हमारा, इसमें जो BOD बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जिसे कहते हैं वो कमी होती है अगर, जिसके कारण अंदर में एनारोबिक रिएक्शन होते हैं, तो उसको एरेशन किया जाता है दोस्तों। इसमें स्वच्छ हवा को देने को ही एरेशन कहते हैं, जिससे इसकी क्वालिटी और BOD बढ़ता है। प्री स्क्रीनिंग का मतलब है दोस्तों जो सतह पे सरफेस पे तैरते हुए कचरे हैं उनको निकाल लेना। डिसइंफेक्शन ही होगा दोस्तों यहाँ पे आंसर, क्योंकि डिसइंफेक्शन से ही जो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वाटर को हम लोग क्लोरीन डाल के, क्लोरीनेशन भी जिसे कहते हैं, क्लोरीन डाल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं दोस्तों। स्लज रिमूवल मतलब क्या हुआ दोस्तों, नीचे जमा हुआ जो स्लज, नीचे जमा हुआ जो कचरा है जो कि ड्यू टू सैलिनिटी पैदा लेता है, और काई भी जिसे कहते हैं, वो कुल मिला के स्लज कहलाता है, तो इसके रिमूवल को स्लज रिमूवल कहेंगे। तो आंसर होगा दोस्तों सी डिसइंफेक्शन। प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है कंपोस्टिंग, बी है इंसिनरेशन, सी है सेग्रीगेशन, डी है सैनिटरी लैंड फिलिंग। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, पहला तो क्वेश्चन समझ लीजिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि अपने आप से नेचर में खुद से सड़ के गल के मिट्टी में नहीं बदल सके, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब बायोलॉजिकल एक्शन से नेचुरली खुद ही कचरा समाप्त नहीं हो सके तो उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो इसे क्या किया जाता है दोस्तों, वेरी हाई टेम्परेचर पे भट्टी में जला दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इंसिनरेशन। बी होगा दोस्तों इसका आंसर। अच्छा आप ये भी समझ लें, इसके साथ इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है दोस्तों, कंपोस्ट सुने हैं कभी, कंपोस्ट तैयार किया जाता है। यहाँ पे जो भी गोबर है, गाय का गोबर और कचरे जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि फल सब्जी के छिलके, ये सबों को दोस्तों क्या कर दिया जाता है कि एक बंद चैम्बर में डाल दिया जाता है और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये क्या होता है दोस्तों, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये सड़ते हैं तो ये CH4 पैदा करते हैं, मीथेन गैस को बायोगैस की तरह यूज कर लिया जाता है, और नीचे बचे हुए कचरे को मैन्योर की तरह यूज किया जाता है, इसे कंपोस्ट भी कहते हैं। इसे खेत में डालने से बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी में इंक्रीज होता है। सेग्रीगेशन मतलब कचरे को छांटना। सैनिटरी लैंड फिलिंग मतलब सैनिटरी रिलेटेड जो कचरे हैं, जो कचरे लैंड में फिल करने योग्य हैं, उससे लैंड को फिल करके गड्ढे को समान जमीन के स्तर पर लाना, ये होता है सैनिटरी लैंड फिलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन इज काउज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन, द इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्यूल इज अनदर रीजन, ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन को के काउज क्या हो सकते हैं दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन, यस। जबकि आप देख रहे हैं कि व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेस, देन वी कैन से दैट द कंडीशन इज नोन एज ओवर पॉपुलेशन। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब जगह ही नहीं है और घर बनाने के लिए, तो हम लोग जंगल को काटेंगे। इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्यूल, सही बात है, बायोफ्यूल जो होता है हमारा, लकड़ी यूज करते हैं हम लोग, गांव घर में अभी भी लकड़ी पे खाना बनता है, तो उसके कारण भी होता है। ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर, यस, फॉरेस्ट फायर जब कभी गलती से ह्यूमन एरर या फिर किसी भी नेचुरल तरीके से लग जाए तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का सीधा सा मतलब है दोस्तों फॉरेस्ट में कमी आना, चाहे रीजन जो भी हो, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ओवर ग्रेजिंग से भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, इज एन एलिक्सिर ऑफ लाइफ, डैश इज एन एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एलिक्सिर मतलब इंडिस्पेंसिबल, लाइफ का आधार क्या है दोस्तों, वाटर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखें। डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेज, डिफॉरेस्टेशन होने से क्या डिक्रीज होता है दोस्तों, रेनफॉल, ड्राउट, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, पेड़ काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ये नहीं होगा। सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा, ऊपर का लेयर का सॉइल जो है पानी के साथ हवा के साथ निकल जाएगा। ड्राउट, सूखा भी बढ़ेगा, जब सूखा बढ़ेगा तो घटेगा क्या, रेनफॉल। क्योंकि दोस्तों जो क्लाउड मूव होता है, क्लाउड जो दोस्तों मूव करता है, तो वो बड़े बड़े जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके कैनोपी से टकरा के वहाँ पे बारिश कर देता है दोस्तों। जहाँ पेड़ ही नहीं रहेंगे, जैसे रेगिस्तान, यहाँ पेड़ ही नहीं है, तो बादल को रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो बादल वहाँ नहीं बरसता है दोस्तों, वो और कहीं ग्रीनर स्पेस में चला जाता है। तो जंगल का होना बहुत जरूरी है बारिश को कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर,
1.8 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 2 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखें क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर याद होगा तो बनेगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, इसका मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। क्यूबिक किलोमीटर, 1 क्यूबिक किलोमीटर मतलब क्या हुआ दोस्तों? मान लीजिए एक क्यूब है, ये मान लीजिए एक क्यूब है, इसका एक एक साइड दोस्तों 1-1 किलोमीटर का होगा। तो ऐसा क्यूब है जिसका एक एक साइड 1 किलोमीटर का है, और अगर इसमें पानी भरा जाए तो जितना पानी हटेगा वो हुआ 1 क्यूबिक किलोमीटर पानी। तो इस अर्थ में कितना पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ कितना है दोस्तों? तो 1.4 बिलियन मतलब 1.4 इंटू 10⁻12 km क्यूबिक km। तो मतलब इतना km का इसका एक साइड है और इतना बड़ा क्यूब है जिसमें पानी है, तो इतना पानी है दोस्तों, आप अंदाज लगा लें। 27 ऑफ डैश ऑफ अर्थ सरफेस इज फिल्ड विथ वाटर, कितना परसेंट जो अर्थ सरफेस का है दोस्तों, ये हमारा लिथोस्फेयर है, इसके ऊपर कितना सरफेस जो है वाटर से भरा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 97%। वी आर लिविंग एंड ऑल द बायोस्फेयर ऑन द लिथोस्फेयर इज ओनली अपॉन 3%। जो हम रह रहे हैं आइलैंड कंटिनेंट, कुल मिला के कंटिनेंट वो 3% ही है, बाकी 97% अर्थ का वाटर से भरा हुआ है दोस्तों। 28 डैश परसेंट ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन। हम लोग जो जिसे कहते हैं फ्रेश वाटर, जो हम लोग यूज करते हैं या रोजमर्रा के काम में जो हम लोग यूज करते हैं, वो कितना परसेंट वाटर है दोस्तों? 1%। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है दोस्तों बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात एंड तमिलनाडु। आप सभी लोग जानते हैं कलकत्ता में ही है, और यहीं पे सबसे बड़ा जू भी है इंडिया का, याद रखें दोस्तों, जिसे बोटैनिकल गार्डन ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता में लोकेटेड है दोस्तों, इसका इस्टेब्लिशमेंट किस साल हुआ था? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें 1890। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करते हैं आज। यहाँ हमने अच्छे MCQ डिस्कस किए हैं दोस्तों। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।